हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सब बच्चों को ये चैप्टर बहुत पसंद आने वाला है कि बहुत ही आसान चैप्टर है और वेटेज बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपके कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे एकदम। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सेकेंड जो हमारा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जो करंट है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट थर्ड इज ओम्स लॉ जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगेन रेजिस्टेंस, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड लास्ट करंट डेंसिटी, ये आपका न्यू टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कहाँ से, इंट्रोडक्शन से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। चलिए शुरुआत जो करेंगे हम वो करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक सर्किट की तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट्स अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने, इट्स अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा देखिए एक बार, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज, यही डेफिनेशन आपने कब पढ़ी, 10th क्लास में पढ़ी थी। कब पढ़ी थी, 10th क्लास। यही सेम डेफिनेशन आपने पढ़ी थी 10th क्लास में कि इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस, बंद होना चाहिए एक सर्किट और उस क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सर्किट बनाता हूं जो बिल्कुल बच्चों वाला होता है कि यहां पर ये मैंने एक बल्ब लगा दिया और यहां पर एक सेल लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इस पाथ की, तो ये पाथ क्लोज्ड पाथ है, ये पाथ क्या क्लोज्ड पाथ है और कंटीन्यूअस पाथ है। अगर मैं यहां से इसको ब्रेक कर देता हूं तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा रखना कैसा पाथ होना चाहिए बेटा, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, हमेशा क्लोज होना चाहिए और कंटीन्यूअस पार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें 2 चीज आती है हमारी। फर्स्ट आता है करंट, तो अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे, और एक आता है इलेक्ट्रॉन। सबको पता है क्या चीज होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बोलते हैं जो करंट बनता है वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बनता है। किसके वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज से। जो करंट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। भाई अगर किसी सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट बनेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन चार्ज कौन सा लेना है, वो लेना है इलेक्ट्रॉन। क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है वो होता है करंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन से क्या निकलेगा, करंट, यानी ये निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। कहां से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई हमें कि भाई करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बनता है। चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, जबकि करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के, और वो कौन से टर्मिनल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और हम यही पढ़ते आए आज तक कि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, करंट बनता है। ठीक है, बट क्या ये सच है, क्या ये सच है कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है? तो ध्यान से इस चीज को एक बार समझते हैं। बेटा करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। क्यों, क्योंकि वो मेजरेबल है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बने। जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ध्यान समझिए, करंट हमारे पास 2 टाइप के हैं बेटा। करंट हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और एक होता है हमारा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा,
आज तक हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी ये जो करंट बन रहा है ये बन रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। चार्ज कौन सा बेटा हमने बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कन्वेंशनल करंट जो बनता है वो बनता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर होगी कंफ्यूजन शुरू कि सर हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे करंट बने, लेकिन बेटा बनता है और उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब बात है सर अब कन्वेंशनल करंट हमने आज तक पढ़ा क्यों नहीं? रीजन आता है कि हमने कन्वेंशनल करंट क्यों नहीं पढ़ा। रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है वो लार्ज अमाउंट में बनता है, इसलिए हम उसको स्टडी करते हैं। जबकि पॉजिटिव चार्ज का करंट बनता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में बनता है, स्मॉल अमाउंट बनता है, यानी एक तरह से बोलते हैं नेग्लिजिबल बनता है, नेग्लिजिबल करंट बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने कभी भी आज तक कन्वेंशनल करंट के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, और ना ही पढ़ेंगे आगे। सिर्फ आपको बताना था कि भाई हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है वो ड्यू टू चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और लार्ज अमाउंट में बनेगा, इसलिए हम उसको स्टडी करते हैं। जबकि कन्वेंशनल करंट बनता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ये स्मॉल अमाउंट बनेगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा और हम इसको स्टडी नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग पढ़ चुके 10th क्लास में और वही हमारा सेम डेफिनेशन रहेगी कि भाई द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। यानी एक कंडक्टर है हमारा, या वायर ले लीजिए, इस वायर के पर यूनिट एरिया, यानी ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम बोल देते हैं हमारा क्या चीज है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने सिंपल बोला I जो होता है हमारा वो होता है Q/T, दैट इज करंट इक्वल टू चार्ज, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बेटा। अब बात करें चार्ज की SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज जो आता है बेटा वो आता है हमारा कूलम्ब, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टाइम की SI यूनिट क्या होती है तो वो पढ़ चुके हैं सेकंड, और करंट की जो SI यूनिट आती है वो आती है हमारे पास एम्पियर। तो हमने सिंपल सी बात बोली कि भाई करंट क्या हमारा the amount of charge flowing through a cross section area per unit time is known as electric current, ये सिंपल है। then I equal to Q/T, ठीक है। अब बात करते हैं इसको मेजर किससे करते हैं, तो मेजर करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं एमीटर, क्या बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज को मेजर करता है अमाउंट ऑफ चार्ज को, यानी अमाउंट ऑफ करंट को, दैट इज अमाउंट ऑफ करंट। ध्यान समझना मैंने अमाउंट ऑफ करंट बोला है, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बोला। क्या बोला है अमाउंट ऑफ करंट। और अगर करंट की डायरेक्शन को मेजर करना हो, डायरेक्शन को मेजर करना हो बेटा वहां यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। या हमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर निकालना है तो गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, और अगर हमें निकालना है क्या चीज बेटा अमाउंट ऑफ करंट तो हम यूज करते हैं एमीटर। एमीटर को किसी भी सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं सीरीज में। दो तरह का होता है हमारा कॉम्बिनेशन, या तो सीरीज या फिर पैरेलल। तो यहाँ पर जब हम एमीटर को प्लेस करते हैं बेटा कैसे करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं हमेशा, याद रखना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो करंट है वो हमारा क्या चीज है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर है। तो अगर मैं करंट की बात बेटा बेसिकली करूं, अगर मैं करंट की बात करूं सिर्फ, तो करंट के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस करंट की डायरेक्शन होती है, प्लस करंट की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्किट बनाया था, मैंने बोला कि एक सर्किट है, मान लो
और इस सर्किट के अंदर यहाँ पर मैंने बैटरी को प्लेस किया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से निकलेगा करंट। तो करंट की एक डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है कि वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और कहां पर ऐड करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऐड करेगा। यानी डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 5 एंपियर करंट, तो 5 एंपियर करंट जो निकल रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और कहां पे ऐड कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट यहां पर आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आता है कि भाई साहब करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी ना होकर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है सर। अब आते हैं सर स्केलर क्वांटिटी कैसे, तो बेटा आपने जब 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है। किसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस जिसके पास डायरेक्शन हो, और थर्ड जो था जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको हमने ऐसे जाने दिया वो था एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर या फिर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको फॉलो करना चाहिए, वो क्वांटिटी चीज को फॉलो करती हो। तो यहां पर दो चीज तो क्लियर है बेटा। पहली चीज है कि सर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। रीजन है इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों भाई, तो बोले करंट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it does not follow law of vector addition। अब बात है बात सर एग्जांपल दो तभी समझेंगे। एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। पहली बात तो आपको बता दें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज r रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसी को समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास वायर है जिसके अंदर से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है। बेटा कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, 7 एम्पियर का। और मैंने इसको अलग अलग दो वायर्स में करंट को डिवाइड कर दिया, एक 3 एम्पियर में और एक 4 एम्पियर में, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना। कितना बना, 60 डिग्री। अच्छा जो करंट आपका 7 एम्पियर वो रिजल्टेंट करंट था, और यहाँ पर ये हो गया A और ये हो गया B। या आपकी मर्जी, आप इसको I मान लो, इसको क्या मान लो I1, इसको मान लो I2। तो अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूँ तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, RHS इक्वल टू LHS आना चाहिए। तो मैंने ये अप्लाई किया, मैंने देखा रिजल्टेंट तो है मेरा 7 एम्पियर अंडर रूट ऑफ A कितना मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। यही अप्लाई किया बेटा, ठीक है। चलिए ये बना 7 इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड cos 60 इक्वल टू हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो बचा मेरा वो बचा 7 इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस 4 3 12, यानी 7 इक्वल टू रूट ऑफ 37। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? आंसर है नहीं सर, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी यहाँ से एक बात समझ आई कि जो करंट है वो किस चीज़ को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए करंट हमारी जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। चलिए उम्मीद करता हूं सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा ओम्स लॉ, और ये टॉपिक आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ? ये कहता है इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a metallic wire is directly proportional to current through it। क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, करंट पे। बट कंडीशन है
फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात है सर फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या आएगा, तो फिजिकल कंडीशन बैठेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर बात की जाए टेम्परेचर क्यों, तो इसका रीजन आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे उनको एनर्जी मिलेगी और फास्ट मूव करेंगे, तो जो करंट बनना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जो बोला गया हम उसके बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली टू I। अब कुछ बच्चे इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो कि गलत है, जो कि गलत है। याद रखना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है बेटा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा IR, V इक्वल टू क्या आ जाएगा IR। और अगर बात की जाए यहाँ पे R की, तो R इज अ रेजिस्टेंस, R इज अ रेजिस्टेंस, ठीक। अगर R यहाँ से निकाला जाए इट बिकम V बाय I, और अगर मैं V बाय I लिखता हूँ इट बिकम R, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं इसको लिखता हूँ V इक्वल टू IR प्लस 0, तो इक्वेशन बनेगी Y इक्वल टू mx प्लस c। मैथ सबने पढ़ी है बेसिक, तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से स्लोप आएगा vi ग्राफ का, स्लोप ऑफ vi ग्राफ इट इज r, क्या होगा r होगा, ठीक है। चलिए दोनों में रिलेशन कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, दिस इज i एंड दिस इज v, तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर मैं इस लाइन पर कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पर मान लीजिए दिस इज द थीटा स्लोप, ये क्या होगा हमारा स्लोप होगा, और स्लोप किसके इक्वल है r, ठीक है बेटा, स्लोप किसके इक्वल है r के। चलिए अब बात करते हैं सर रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस क्या है, तो बोलते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। कह रहे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने में से चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब मैं बोलूं कि भाई रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर क्या चीज है, तो बोलोगे सर जो रेजिस्टेंस है वो ना कंडक्टर ना इंसुलेटर है ना कुछ है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से क्या करती है, अपने में से फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है, ठीक है, अपने फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है। अब बात की जाए एसआई यूनिट की रेजिस्टेंस के, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो बेटा वो हमारा होता है ओम, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, स्लोप क्या होगा ओम्स लॉ में, और कंडीशन फिजिकल कंडीशंस क्या क्या लेनी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना है। देन हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से वो अपने फ्लो ऑफ चार्ज को रोकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का, तो हमारे पास दो तीन फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, और इस पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी किसी वायर की उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। सेकंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसके अलावा दो और फैक्टर आते हैं, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड लास्ट फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हम बाद में करेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है।
अभी हम तीन फैक्टर को लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकंड एरिया क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये मेरे पास एक वायर है, तो इस वायर में दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर L एट इट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अगर मैं दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दूं, फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, it become R is directly proportional to L by A, R is directly L by A, और जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो कुछ क्वेश्चन आया तो R equal to rho L by A। This rho is known as resistivity of wire, resistivity of wire। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी एसटीमेट कैसे निकालनी है। तो सिंपल है, रो को इधर ही ले तो बाकी साइड को ले जाए तो R into A डिवाइड बाय L इक्वल टू क्या आएगा, रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसके अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ किसमें मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट आएगी ओम मीटर, दिस इज एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आता है एक बार कि रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, तो आंसर है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन या किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टिविटी सिंपली किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी की एसिड हमने कैसे फाइंड की। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट हो गया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमारा होता क्या है, ये होता है कि कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, देखिए एक बार, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो मान लीजिए यहां से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां पर एक करंट फ्लो हो रहा है और मैंने एक एरिया नॉर्मली ले लिया, ये नॉर्मल एरिया, जैसे एरिया ए, और ये करंट फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे। तो यहां पर जो करंट डेंसिटी होगी बेटा डिनोटेड बाय J, करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, कैसा, नॉर्मली। तो यहां पर जो J आएगा हमारा वो आएगा I बाय A। ना अगर बात की जाए कि भाई अगर एरिया नॉर्मली नहीं है, मान लेते हैं मैंने एरिया कुछ ऐसा ले लिया, दिस इज एरिया ए, तो अब जो करंट फ्लो होगा वो कुछ ऐसे फ्लो होगा ना। अब ये एरिया हमारा नॉर्मली नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि अगर मान लेते हैं ये एरिया कुछ ऐसा हो गया, इसको टिल्ट कर दिया मैंने, अगर ये अभी ए था तो यहाँ पर भी ए ही रहेगा ना। इसको होना कैसे चाहिए था, कुछ ऐसे नॉर्मली, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो मैंने इसको नॉर्मल बना दिया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा एंड दिस लेंथ इज, नाउ दिस लेंथ इज ए cos थीटा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे पास ये एरिया था, इसको मैंने स्मॉल टिल्ट कर दिया विद एन एंगल थीटा, अगर ये ए था तो ये भी ए रहेगा। अब इसको नॉर्मल बनाने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये बन जाएगा हमारा a cos थीटा। इफ एरिया इज tilt with small angle theta, then A become A cos theta। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा करंट डेंसिटी का, J इक्वल टू I
डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, इज द फॉर्मूला। चलिए अब बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जो बन के आएगा वो आएगा आई इक्वल टू जे डॉट ए, जे ए कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा को लिखते हैं जे वेक्टर डॉट आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी यहाँ से एक बात फिर हुई कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, अगर मैं एसआई यूनिट निकालने जाता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला है एसआई यूनिट के लिए, वो J इक्वल टू आई बाई ए, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। यानी इसकी एसआई यूनिट जो आई वो आई मेरे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 4-5 टॉपिक पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा कि करंट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर है, उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ, देन फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, एंड लास्ट इज करंट डेंसिटी। बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टेक केयर, खुदा हाफिज़।